नेक्स्ट विल सी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अनकंजुगेटेड एंड कंजुगेटेड बिलीरुबिन। अभी मैंने बताया आपको अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन क्या है और कंजुगेटेड क्या है। आपने देखा अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन क्या था, जो आरबीसी के टूटने से डायरेक्ट ब्लड में आया था। कंजुगेटेड क्या है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो कि लीवर में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कंजुगेटेड बिलीरुबिन में, है ना। अब ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन ये फंक्शन करने लायक हो गया, समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने बताया आपको जॉन्डिस क्या होता है, when unconjugated bilirubin concentration of unconjugated bilirubin increases in the blood serum more than 2 milligram per deciliter, it is called jaundice. We'll see what is the difference between unconjugated and conjugated. तो पहले आइए देखते हैं नॉर्मल सीरम लेवल, है ना। ब्लड के सीरम में कौन सा ज़्यादा होगा, अनकंजुगेटेड ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये आरबीसी टूटने के बाद कहाँ बिलीरुबिन लिबरेट हुआ, ब्लड में, है ना। तो ब्लड से ही उसको एल्ब्यूमिन पकड़ के ले गया कहाँ, लिवर में। लेकिन जब तक एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं करता तो ये ब्लड में घूमता रहता है, समझ गए ना। तो ये ब्लड में अगर ज़्यादा है तो जॉन्डिस होता है। तो ये ब्लड में कौन सा ज़्यादा होगा, अनकंजुगेटेड। और कंजुगेटेड होने के बाद ये कहाँ जमा हो जाता है, गॉल ब्लाडर में जमा हो जाता है, ये फिर से ब्लड में नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। तो नॉर्मल सीरम लेवल मोर ऑफ अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड लेस होगा, क्योंकि कंजुगेटेड होने के बाद तो ये लीवर से कहाँ जमा हो जाता है, गॉल ब्लाडर में, है ना। इसलिए ब्लड में लेस होगा। अब आइए वाटर सोल्युबिलिटी, मैंने पहले ही बताया कौन सा है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन सा है, अनकंजुगेटेड वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, इसलिए, है ना, ये वाटर सोल्यूबल अनकंजुगेटेड नहीं होता है। कौन सा होता है वाटर सोल्यूबल, कंजुगेटेड बाइल वाटर सोल्यूबल होता है, क्योंकि कंजुगेटेड बाइल जो है ये लीवर में कंजुगेटेड होता है और कन्वर्ट होता है वाटर सोल्यूबल में, समझ गए ना, समझे। तो वाटर सोल्यूबल एब्सेंट कहाँ, कौन सा, अनकंजुगेटेड जो है वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसलिए इसमें एब्सेंट लिखा। कंजुगेटेड बाइल वाटर सोल्यूबल है। अच्छा, अनकंजुगेटेड बाइल क्या होता है, वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, तो ये अल्कोहल सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल, अल्कोहल सोल्यूबल है, समझ गए। इसलिए वाटर सोल्यूबिलिटी अनकंजुगेटेड में नहीं होता है, कंजुगेटेड में होता है। अब आइए एफिनिटी टू लिपिड्स। तो लिपिड्स, चूँकि ये अनकंजुगेटेड बाइल कैसा है, ये अल्कोहल सोल्यूबल है, इसलिए ये प्रेजेंट है ना। एफिनिटी टुवर्ड्स द लिपिड इसमें ज़्यादा होता है। कंजुगेटेड बाइल ये वाटर सोल्यूबल है, तो लिपिड की तरफ एफिनिटी इसका कम होगा, नहीं होगा। अब आइए सीरम एल्ब्यूमिन बाइंडिंग। तो मैंने बताया आपको सीरम एल्ब्यूमिन बाइंडिंग, है ना। एल्ब्यूमिन के साथ कौन बाइंड करता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन बाइंड करता है, कंजुगेटेड नहीं बाइंड करेगा, वेरी लो, है ना। वैंडेनबर्ग रिएक्शन, ये वैंडेनबर्ग कौन थे, साइंटिस्ट थे, है ना। उन्होंने एक केमिकल बनाया जिसके द्वारा हम लोग जॉन्डिस का टेस्ट करते हैं। तो वैंडेनबर्ग टेस्ट में ये इनडायरेक्ट पॉजिटिव होता है, ये डायरेक्ट होता है कंजुगेटेड, ठीक है। रीनल एक्सक्रीशन, किडनी के द्वारा ये रीनल के द्वारा कौन सा बाइल एक्सक्रीट होता है, कौन सा एक्सक्रीट होगा, मैंने बताया रीनल के द्वारा कौन सा एक्सक्रीट होगा, किडनी तक कौन सा बाइल पहुंचता है, जो बाइल, है ना, कंजुगेटेड बाइल जो कि गॉल ब्लाडर से निकल के इंटेस्टाइन में गया और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के फिर ब्लड में और ब्लड से किडनी के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं यूरोबिलिन, है ना, यूरोबिलिनोजेन और यूरोबिलिन। इसलिए कंजुगेटेड बिलीरुबिन जो है किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होता है, और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन ये चूँकि वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसलिए किडनी के द्वारा भी एक्सक्रीट नहीं होता है ना। ये ब्लड में घूमता रहता है, इसलिए ब्लड में कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा हो जाता है।
ठीक है। अब आइए बिलीरुबिन एल्बुमिन कोवालेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना। ये कोवालेंट, ये रिएक्शन है, पैथोलॉजिकल रिएक्शन है ना। पैथोलॉजिकल ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के साथ एब्सेंट होता है और कंजुगेटेड बिलीरुबिन के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आता है एफिनिटी टू द ब्रेन टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, अगर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा हो जाए, समझे कि नहीं, तो ये CSF में चला जाता है ना, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके द्वारा ब्रेन तक चला जाता है, समझ गए। ये ब्रेन टिश्यू, एफिनिटी टुवर्ड्स द ब्रेन टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का, चूँकि ये ब्लड में अगर बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो ब्लड से कहाँ चला गया, CSF में, उसके द्वारा ब्रेन में, और ब्रेन में जाने के बाद छोटे बच्चे में ये बहुत ज़्यादा होता है। छोटा बच्चा में जो न्यूनेटल जॉन्डिस होता है ना, उसमें अगर बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो गया तो ये डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन सेल को डैमेज कर देता है, समझ गए। और आप जानते हैं कि एक बार अगर ब्रेन सेल डैमेज हो गया तो लाइफ में दोबारा ये नहीं बनता है ना। तो छोटे बच्चे में अगर जॉन्डिस हो जाए, बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हो जाए, तो इमीडिएट है ना, यू हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर, समझ गए। तो उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को कर्निकटेरस, है ना। छोटे बच्चे में जो जॉन्डिस होता है कर्निकटेरस, और ये क्या होता है ना, एफिनिटी टुवर्ड्स द ब्रेन टिश्यू, ये ब्रेन टिश्यू तक को में जा सकता है और उसको डैमेज कर सकता है। लेकिन है ना, ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन चूँकि ये ब्लड सर्कुलेशन में नहीं रहता है ना, कंजुगेशन होने के बाद ये गॉल ब्लाडर में हो रहा, जमा हुआ और गॉल ब्लाडर से सीधे इंटेस्टाइन में, उसके बाद शरीर से बाहर, यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा शरीर से बाहर, तो ये ब्रेन टिश्यू तक नहीं पहुंचता है, समझ गए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड बाइल, गॉट इट।